पता होना चाहिए इसलिए बढ़ा रहा हूँ। तो बात करते हैं हार्मोनिक कंजुगेट की। तो कल की क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हम यही पढ़ रहे थे कि भाई दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है ना। आपने एक पॉइंट लिया सी जो इसको m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सॉरी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और यहीं पर आपने एक पॉइंट ले लिया सी, सही है ना। ये सब C1 ले लिया और ये पॉइंट ले लिया C2। तो अब जो A C2/B C2 है वो भी सेम रेशियो m/n है, मगर वो रेशियो कैसा है, एक्सटर्नली विथ सेम रेशियो। तो ये जो C1 और C2 पॉइंट हैं ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं किसके लिए, ए और बी के लिए, सही है ना। मतलब C1 एंड C2 सेट टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फॉर A and B if C1 and C2 divides the line joining point A and B with same ratio internally and externally। समझ में आया। सेम रेशियो में अगर दो पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उन दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्लियर। अच्छा, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं तो इसका मतलब AC1 AB एंड AC2, या फिर C2B C2C1 एंड C2A, ये दोनों HP में होते हैं। HP समझते हो ना, जिनका रेसिप्रोकल किस में होता है, AP में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, समझ गए भाई पूरी कहानी। तो ये जो m/n का सेम रेशियो मेंटेन करते हैं तो उन्हें हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। बस ये एक थ्योरी का पॉइंट है जिसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं वो मैंने आपको रीजन दे दिया, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस किस में आ जाती हैं, बोलिए भाई, HP में। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। याद है आपने ये चीज पढ़ी होगी शायद, मेरे हिसाब से अगर ABC HP में है, ठीक है, तो A-B कर लो, A-B अपॉन B-C, ये शायद A/C होता है। बोलो सही लिखा है। अगर HP में होते हैं तो A-B B-C का जो डिफरेंस होता है वो A/C होता है, सही है। तो इसी से ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अगर आपने कहा कि AC1 AB एंड AC2 इन HP हैं, तो AB-AC1 एंड AC2-AB, ये रेशियो AC1/AC2 आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये सेम रेशियो मेंटेन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, और वो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट का यूज कहाँ होता है, जब आप कई केसेस पढ़ेंगे। जैसे जब आप दो सर्किल के केस पढ़ेंगे ना, कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों सर्किल की जब आप टेंजेंट खींचेंगे, एक्सटर्नल टेंजेंट, सही है,
और दोनों सर्किल के आप खींचेंगे इंटरनल टेंजेंट। एक ये हो गई और ऐसे ये हो गई। तो ये जो इंटरनल पॉइंट कट करेगा टी पे, एक्सटर्नल पॉइंट कट करेगा डी पे, और दोनों सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचेंगे जो दोनों सर्किल के सेंटर को ज्वाइन कर रही होगी, C1 और C2। तो ये जो पॉइंट होगा ना, रेशियो C1T बाई C2T और C1D बाई C2D, ये R1 बाई R2 के बराबर होगा, सेम रेशियो में। तो हम यही कहते हैं कि जो T और D पॉइंट आते हैं वो C1 और C2 के लिए क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये है इसका लॉजिक। बाकी ये डिटेल स्टडी हम सर्किल में करेंगे, ये प्रूव हम सर्किल में करेंगे, बट ये यूज सर्किल में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? तो अगर ऑप्शन वाइज ये बना दे कि C1T, C1C2 और C1D, तो ये तीनों डिस्टेंस किस में होंगे, HP में, क्योंकि T और D C1 C2 के लिए क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्यों? क्योंकि जो T पॉइंट होता है वो C1 C2 को, और जो D पॉइंट होता है वो C1 C2 को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, इसलिए ऐसा होता है। समझ गए कि नहीं भाई? तो क्या ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली चीज समझ में आई सबको? तो मतलब एक लाइन खींच रहे हैं तो उसके स्लोप से क्या समझते हैं वो समझ लेते हैं, फिर लाइन की डिफरेंट इक्वेशन समझ लेते हैं। जैसे स्लोप ऑफ लाइन का सिंपल मतलब होता है, जैसे कोई लाइन आप खींच रहे हैं तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वो भी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनाती है, उस एंगल का जो टैन होता है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। समझ रहे हो? एनी लाइन एल मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक सेंस। किस सेंस में? एंटी क्लॉक सेंस। तो जो एंगल का टैन आता है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है? मतलब स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन एल with positive x-axis in anti-clockwise is called slope of line। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, टेन थीटा। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही होगी उसे हम टेन थीटा का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो अगर एंटी क्लॉक सेंस में वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा होगा तो पहले आप ये वाला एंगल निकालेंगे, तब उस एंगल का टेन निकालेंगे, तो आपको स्लोप मिलेगा। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये स्लोप का बेसिक मतलब है जिसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे अगर आपने एक एक्सिस बनाया और उस एक्सिस पे आपने कहा कि दो पॉइंट हैं, आपने एक एक्सिस बनाया और उस एक्सिस पे आपने दो पॉइंट खींचे, एक मतलब ये लाइन है जो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है, तो जो इस लाइन का स्लोप है वो आता है y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि उस केस में जो एंटी क्लॉक सेंस वाला एंगल बनता है वो यही बनता है। सही है ना? आप चाहो तो रफली एंगल बना के देख भी सकते हो, वो वही एंगल बना रहा होगा भाई। यहाँ से ये डिस्टेंस आएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस ज्वाइन करोगे, अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी x2 माइनस x1, और ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाती है y2 माइनस y1, और ये एंगल थीटा हो जाता है, तो टेन थीटा की वैल्यू वही आ जाती है।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है। तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 and x2 y2, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल with x एक्सिस, सही है, then slope of the line not defined। मतलब अगर कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बना लेती है तो उसका स्लोप कभी डिफाइन नहीं होता। मतलब किसी भी लाइन का अगर स्लोप डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब वो लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, किससे? एक्सिस के साथ, अदरवाइज उसका स्लोप हमेशा डिफाइन होगा ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अदरवाइज आप उसका स्लोप हमेशा डिफाइन करेंगे, अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रही है तो ही उसका स्लोप आप डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो स्लोप का मीनिंग समझ में आ गया सबको? एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनता है उसका tan ले लेते हैं तो स्लोप मिल जाता है। और अगर दो पॉइंट आप x1 y1 और x2 y2 डाल रहे हैं और उससे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है। हाँ भाई, 120 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव y एक्सिस इन एंटी क्लॉक सेंस, तो तुरंत आप एक बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे जो कि पॉजिटिव y एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही, वो भी किस सेंस में? बोलिए, एंटी क्लॉक सेंस में। तो रफली ये एंगल 120 डिग्री बनेगा कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। कोई भी एक लाइन रफली खींच लो, तो ऑब्वियसली अगर ये 120 डिग्री एंगल बन जाएगा, सही है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 60। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 60। इसका मतलब लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बताओ? अरे बोलो यार। √3 पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में एंगल बना रहा है 30 आएगा ना सर? 120। अरे हाँ यार, ये गलत लिख दिया मैंने, ये एंगल 60 आएगा ना? सोचो, नहीं सही लिखा तो एंगल सही बनाया है। रुको मैं फिर से समझा देता हूँ। मतलब आपने तुरंत एक रफली लाइन खींची, ये एंगल कितना मेजर किया आपने? ये वाला बताओ, 120। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया? 60। तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना आ गया? 30। तो स्लोप कितना आ गया? tan 30, मतलब 1/√3। अगला वाला बोलो, 150 डिग्री एंगल विद नेगेटिव वाई एक्सिस, आंसर क्या आएगा? 60, यानी √3। थर्ड वाला बोलो, तुरंत आपको एक लाइन बना लेनी है और नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब ये हो गया, और उसके साथ एंटी क्लॉक सेंस चलना है, तो तुरंत एंटी क्लॉक सेंस में कोई भी एक लाइन पास करा दो। और ये एंगल आपको दे रखा है कितना? 150, सही है ना? तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो ये कितना बचा? 60। तो स्लोप तुरंत आप क्या लिखेंगे? √3। ऐसे ही थर्ड वाले में क्या लिखोगे? नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ क्लॉक वाइज सेंस में, तो ये रहा नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लॉक वाइज सेंस में लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 45। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना बन जाएगा? 45। तो m कितना आ जाएगा? 1। समझ रहे हो कि नहीं भाई? गुड। अगला आओ, थीटा विद द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंटी क्लॉक सेंस ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलो बताओ। चलो इसमें भी एक चीज सीखने वाली है क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलो। हाँ, तो तुरंत आप क्या निकालेंगे? एंटी क्लॉक सेंस में एंगल थीटा है तो tan थीटा निकल आएगा। tan थीटा क्या होता है? स्लोप।
स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एम आई करेक्ट और तो नॉट? साइन 3/5 आएगा, कॉस -4/5। अब वही चीज हमें देखनी है। तो अब यहाँ से देखो ये वैल्यू आ गई 3/4 विद माइनस साइन। अब आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है तो उस थीटा की वैल्यू आप सिर्फ कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से पाई ले सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर। 0 से पाई में दो क्वाड्रेंट आ सकते हैं। एक क्वाड्रेंट में या तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक क्वाड्रेंट में या तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। यानी अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आपका स्लोप निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप रहेंगे तो साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, मगर कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बस हमें ये ध्यान रखना है। समझ गए कि नहीं मेरी बात? समझ गए कि नहीं पूरी कहानी? तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो साइन हमेशा कॉस, मतलब टेन थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, स्लोप अगर निगेटिव आ रहा है, तो साइन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और उस केस में कॉस कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब ओके है। अब ये किस कोऑर्डिनेट में, -3/4 आ गया, तो तुरंत साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू कैसी लिखेंगे, निगेटिव। बात खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा जब भी आपको स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दी जाएगी तो साइन और कॉस का एनालिसिस आप इसी हिसाब से कर लेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू आपको बतानी है जबकि लाइन 135 डिग्री एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यानी लाइन का स्लोप आपको दे रखा है। नहीं, सोचो जल्दी से भाई। लाइन अगर 135 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, बोलो भाई, तो लाइन का स्लोप हमें पता है ना। अच्छा, जहां पे हमें एंगल का डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा वहां पे हम डायरेक्शन को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉक सेंस। तो तुरंत हम स्लोप क्या लिखेंगे, टेन 135 डिग्री। इसका मतलब तुरंत ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई, -1। अरे बताओ। और तुरंत यस हम इसको सर। क्या लिख देंगे, 5 - 4 अपॉन x - 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - x इज इक्व टू 1। तो x की वैल्यू तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, बताओ, बोलिए भाई, 2। समझ रहे हो कि नहीं भाई? लास्ट में आ जाओ। चलिए लास्ट की बात करते हैं। एक लाइन है जो कि ओरिजिन डिवाइड्स द पैरेललोग्राम ऑफ दिस वर्टेक्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट पीसेस। सही है ना भाई? Two congruent pieces. A line through origin divides parallelogram of forming this into two congruent pieces. Prove that the slope of line is this. सोचो। बोलूं मैं? अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसको कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। अगर कोई भी लाइन आप खींचते हैं थ्रो, अब अ लाइन डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two congruent pieces, congruent pieces, then line always passes through center of पैरेललोग्राम। और ये आपको पता है पैरेललोग्राम का सेंटर कहाँ होता है, बोलो भाई? सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है पता है आपको, बोलो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये ध्यान रखिएगा। सेंटर का जो मतलब होता है वो होता है डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंटर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है पूरी बात। समझ गए कि नहीं? तो जब भी आप पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रेंस पीसेस में डिवाइड करते हैं
पैरेललोग्राम दो कॉन्ग्रुएंस पीसेस में डिवाइड होता है तो वो हमेशा कहाँ से पास करता है? बोलिए। सेंटर से। बस अब बाकी क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, बस ये लाइन अगर आपको पता थी तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। तो पैरेललोग्राम के लिए वो लाइन आप हमेशा कहाँ से पास करा देंगे? उसके सेंटर से। सही है ना? जैसे आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और लाइन खींचेंगे तो लाइन हमेशा उसके सेंटर से ड्रॉ कराएंगे, आंसर आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम खींचा और उसके दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कैसी भी, तो वो हमेशा पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंस पीसेस में ही डिवाइड करेगी। कोई भी लाइन ड्रॉ हो जाए, कोई भी लाइन ड्रॉ हो जाए, अगर वो उसके सेंटर से पास कर रही है तो वो पैरेललोग्राम को हमेशा दो कॉन्ग्रुएंस पीसेस में डिवाइड करेगी। एक पॉइंट सेंटर हो गया, दूसरा पॉइंट इसमें ओरिजिन दिया हुआ है, दो पॉइंट मिल गए, लाइन का स्लोप मिल जाएगा। कर लेंगे कि नहीं है बताओ? बोलिए भाई। अब आप ये पैरेललोग्राम तो ड्रॉ कर ही लेंगे ना? बोलो। 10 एंड 28 पे। अरे बताओ भाई। ये हो गया 10,45, ये हो गया 10,114, ये हो गया 28,84 और ये हो गया 28,153। पैरेललोग्राम बन गया। मिड पॉइंट निकाल लीजिए, वहीं तो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 19,99। हाँ भाई, इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? बोलो। 18,99। कितना आ रहा है बेटा? 19,99। 19,99 आ गया। और एक लाइन जो कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से, और इससे भी पास कर रही है, तो दोनों से पास करने वाली लाइन का स्लोप आप निकाल लो। निकाल लोगे कि नहीं? अब बोलिए। दैट इज 99 माइनस 0/90। यही आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कि किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंस पीसेस में डिवाइड करने वाली लाइन हमेशा पैरेललोग्राम के सेंटर से पास करती है, और पैरेललोग्राम का जो सेंटर होता है वो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब स्लोप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। सही है ना? तो पहला हो गया स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आप लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं y = mx + c। इसमें आप कहते हैं कि एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं जो कि y एक्सिस पे c यूनिट का इंटरसेप्ट ले रहा है, और उस लाइन का स्लोप यानी एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल है वो है। तो हमें m और c अगर दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और स्लोप, तो लाइन की इक्वेशन y = mx + c होती है। सेकेंड हम पढ़ते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में लाइन होती है y - y1 अपॉन x - x1 = m। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि एक लाइन आपको चाहिए, ठीक है, जो कि लाइन एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है। दिस पॉइंट इज x1, y1, और उस लाइन का स्लोप m दिया हुआ है। यानी स्लोप और पॉइंट पता है तो आप लाइन की इक्वेशन ये लिखते हैं। थर्ड सिचुएशन होती है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अब एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, तो वो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 अपॉन x - x1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मतलब अब ये है कि एक लाइन जो है वो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x2, y2। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन दो पॉइंट से जब कोई लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है y - y1। हम कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और स्लोप निकाल लेते हैं, तो वन पॉइंट और स्लोप वाली फॉर्म लगा देते हैं। सही है ना?
अच्छा, इसके बाद अगली लाइन की इक्वेशन आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर कोई एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी यूनिट का इंटरसेप्ट ले रही है। एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट, तो लाइन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बी। क्लियर। और लास्ट होता है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है ना, जो लाइन जिस लाइन पर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है, तब इस लाइन L की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये टोटल 5 तरीके की लाइनें आप देखेंगे, जहाँ जैसी सिचुएशन आपको गिवन होगी आप वहाँ पर वो लाइन की इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो पहली लाइन अगर m और c दिया हुआ है, यानी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा देंगे। अगर एक पॉइंट और स्लोप पता है तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम लगा देंगे। अगर 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन पूछी गई है तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है x का a और y का b, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है फ्रॉम ओरिजिन और एंगल दिया हुआ है उस परपेंडिकुलर का अल्फा, तो लाइन की इक्वेशन एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी हो जाएगा। ये 5 तरीके के फॉर्म हो गई। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो जहाँ जैसी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी वहाँ वो रिजल्ट आप यूज़ कर लेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पॉइंट फॉर्म की बात करता, मतलब 2 पॉइंट से इंटरसेप्ट की बात करता, अगर एक्स पे वो ए इंटरसेप्ट ले रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप a कॉमा जीरो कहोगे। वाई एक्सिस पे अगर वो बी इंटरसेप्ट ले रहा है तो इसको आप जीरो कॉमा बी कहोगे। यानी आपको एक ऐसी लाइन निकालनी जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, सही है ना। तो लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन, किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। यहाँ से बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी आ जाएगा, यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये मैंने लिखा था रिजल्ट में, समझ गए। यही सेम p वाला अगर आपको प्रूव करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो उसमें भी सेम यही अप्रोच लग जाती है। इसमें क्या है कि अगर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहते हैं p है और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये वाली लेंथ हो जाएगी p, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, p सेक अल्फा। क्या बोलो भाई। और ये वाला अगर एंगल अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये एंगल हो गया 90, सही है ना, ये एंगल हो गया अल्फा, तो ये वाली लेंथ अब कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, पी कॉसेक अल्फा। क्या, अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट आ गए, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन पी सेक अल्फा वाई अपॉन पी कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1। तो यही इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे। समझ गया कि नहीं। अब जहाँ हमें जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वहाँ हम वो रिजल्ट यूज कर लेंगे। अच्छा, अब इंटरसेप्ट के बारे में आपको बता दूं, ऐसे तो जनरली आप ए और बी इंटरसेप्ट ले लेते हैं और उन्हीं की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। अब जैसे आपसे कहा गया कि कोई एक लाइन है, सही है ना,
अब वो दो, जैसे आपसे, चलो इसको बाद में देखते हैं। जैसे आप किसी भी फॉर्म लाइन की इक्वेशन आपको दी होगी स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आप निकाल लेंगे। पॉइंट और इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट और स्लोप फॉर्म में होगी तो निकाल लेंगे। दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का डायरेक्ट रिजल्ट लगा देंगे। इंटरसेप्ट दिया होगा तो इंटरसेप्ट वाला मेथड लगा देंगे, है कि नहीं। और अगर परपेंडिकुलर फॉर्म की बात हो जाएगी तो वही सेम ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ और एंगल अल्फा देख के आप पूरा एनालिसिस लाइन का कर लेंगे। इंटरसेप्ट जैसे जैसे इंटरसेप्ट दिए होंगे उसके हिसाब से आप इंटरसेप्ट डील कर सकते हैं, है कि नहीं। ए और बी इंटरसेप्ट के हिसाब से आप सीधा इंटरसेप्ट बना देंगे। सही है ना, हाँ या ना, बोलो, समझ गए। ऐसे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है और उस परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी लगा देंगे। देख के समझ में आ गया होगा, बोलिए। अच्छा, इसमें कोई भी लाइन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस लाइन की जनरल इक्वेशन आप क्या निकाल रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकाल रहे हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपके लाइन की जनरल इक्वेशन आ गई। सही है ना, क्योंकि वो एक्स और वाई का ही तो रिलेशन है। अच्छा, इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स और माइनस सी बाई बी। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, इस इंफॉर्मेशन से स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? दैट इज माइनस ए बाई बी। सही है ना, यानी स्लोप ऑफ लाइन का मतलब हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये हो गया किसी भी लाइन का स्लोप, ठीक है ना। अच्छा, ये तो वैसे वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिख देते तो ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए, वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू वन आ जाएगा। सही है ना, माइनस सी बाई ए और माइनस सी बाई बी इक्वल टू वन आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है माइनस सी बाई ए, यानी इसी को लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपको देखना है तो वो कितना आ रहा है? माइनस सी बाई बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन, भाई पहले का तो आंसर एकदम सिंपल सा है। स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो y माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरे में भी पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है तो y माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू -2/3। सही है ना। थर्ड में भी स्लोप और पॉइंट दिया हुआ है तो y अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू 7। सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और फोर्थ में भी स्लोप दिया हुआ है तो y माइनस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू -8। क्या सारे आंसर आ जाएंगे, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बोलिए भाई। गुड। नेक्स्ट आइए, अ लाइन पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट। ये भी आराम से सॉल्व हो रहा है। y माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 5 माइनस सेवन अपॉन वन माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं भाई? चलिए, थर्ड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि एक लाइन है जो 3,4 से पास कर रही है और हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो अगर लैम्डा है, सॉरी, ट्वाइस एज द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब अगर a लैम्डा है तो y इंटरसेप्ट 2 लैम्डा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स बाई लैम्डा प्लस वाई बाई टू लैम्डा इक्वल टू वन। और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 3,4 से, तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो 3/λ प्लस 4/2λ इक्वल टू 1। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। बस लैम्डा की वैल्यू 5 उठा के रख दीजिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 आंसर आ गया। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो। दिख गया सबको? चलिए थर्ड के बाद फोर्थ कैसे करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन ऑन नेगेटिव साइड एंड 2 यूनिट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। सही है। अब आपसे कहा गया है कि एक्स एक्सिस को 3 यूनिट नेगेटिव साइड कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 2 यूनिट पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। तो अब एक्स और वाई जो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं वो विद अ साइन प्रॉपर दे दिए गए। तो यानी ए की वैल्यू -3 हो गई और बी की वैल्यू +3 हो गई और आंसर ये हो गया। तब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 2x - 3y इक्वल टू -6, यानी कि 2x - 3y +6 इक्वल टू 0। चेक कर लेना जरा आराम से। बोलो भाई, रहा ना? अगला आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है कि एक लाइन है जो कि 30 डिग्री एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो भी क्लॉकवाइज सेंस में, और 1 यूनिट का इंटरसेप्ट ले रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सही है। अच्छा, जहां पे ये ना बोला जाए ना कि इंटरसेप्ट कहाँ से ले रहा है, वहां पे हमेशा इंटरसेप्ट कहाँ से लेते हो? पॉजिटिव साइड से। तो y इंटरसेप्ट 1 बोला गया तो पॉजिटिव साइड पे y का इंटरसेप्ट 1 हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया। अब जो है वो क्या कह रहा है कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यानी लाइन कुछ ऐसी हो गई। यही तो क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंटी क्लॉक सेंस में कितना एंगल बन गया? 150। तो लाइन का स्लोप कितना हो गया? 10 150 डिग्री। 10 150 डिग्री मतलब -1/√3। नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई। पॉइंट और स्लोप मिल गया तो y अपॉन x - 1 इक्वल टू -1/√3। तो √3y इक्वल टू -x + 1, यानी x प्लस √3y इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या ये आंसर समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, ये बताओ। बोलिए भाई। गुड। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन और 3x + y में इंटरसेप्ट बताना है। तो सीधा स्लोप क्या होगा? -3/-4। तो 3/4। x इंटरसेप्ट क्या होगा? -c/a। और y इंटरसेप्ट क्या होगा? बोलो भाई। लाइन की इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में लिखी हुई है ना। y इंटरसेप्ट क्या होगा? -c/b। नहीं समझ रहे हो भाई? अरे हाँ या ना? और लास्ट वाला इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो p और अल्फा बताना है। अब ये देख लो, मतलब ax + by + c इक्वल टू 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब तो आप समझते हैं ना। नॉर्मल फॉर्म मतलब वही परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब ये लाइन है ओरिजिन से, अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा p आएगा, और ये एंगल एंटी क्लॉक सेंस में अल्फा आएगा। ये एंगल किस सेंस में मेजर होता है? एंटी क्लॉक सेंस में। वो भी किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ठीक है, परपेंडिकुलर का एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा बनता है। तब लाइन की इक्वेशन आप लिखते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अच्छा, p हमेशा पॉजिटिव होगा और जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से लेके 2π के बीच में कुछ भी हो सकती है। समझे? ये अल्फा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लाइन यहाँ पर है, तो ये वाली लेंथ तो अभी भी पॉजिटिव होगी p, बट अब जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यहीं पे मैं लाइन को अगर यहाँ ले लूँ, तब ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? p। और अब
ये वाला एंगल जो बनेगा ये एंगल अल्फा बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अल्फा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकती है और पी को हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? तो जब भी आप इस लाइन को कन्वर्ट करने के लिए आएंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो हमेशा आप यही करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख लेंगे। सही है ना? और माइनस सी को आप पॉजिटिव कर लेंगे, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है ना, वो हमेशा आप क्या बना लेंगे? पॉजिटिव बना लेंगे। तो ऑब्वियसली माइनस ए एक्स प्लस, सॉरी, सी को आप हमेशा क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। इसके बाद आप इसी में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सही है? तो जो ये p की वैल्यू है वो c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। अब इसी को लिख देंगे cos अल्फा इंटू एक्स साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट p। यहाँ से cos अल्फा क्या आ जाएगा? माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से आप अल्फा एंगल पे कमेंट कर देंगे। ये एनालिसिस होता है। तो ये हमेशा जो सी है उसको आप हमेशा पॉजिटिव बना लीजिएगा। उसके हिसाब से ए और बी का साइन निकाल लेंगे। उस साइन के हिसाब से आप कमेंट कर देंगे कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे। सही है? जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला √3x प्लस वाई इक्वल टू 8 जैसे था, √3x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से चलो, तो √3x प्लस वाई इक्वल टू -8 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो -√3/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू वाई इक्वल टू 8/2। सही है? तो अब ये वैल्यू हो गई cos अल्फा इंटू एक्स, ये हो गया sin अल्फा इंटू वाई, ये हो गया p। जैसे ही कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 आ जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू -√3/2 आएगी, साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 आई, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई ना। अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो tan अल्फा कितना आ गया? 1/√3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 180 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 210 डिग्री। बाई ज्योमेट्री भी अगर आप इस लाइन को देखते तो इसका एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा होता कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये लाइन कहाँ होती? थर्ड क्वाड्रेंट में होती। तो इसके लिए जो ये अल्फा एंगल आप बना रहे होते ये 180 से बड़ा होता, तो यही अल्फा एंगल कितना हो जाता? 210। वो ज्योमेट्री से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो पी है वो कितना हो जाता? 4। तब भी ये लाइन आप ऐसे ही लिख देते हैं। समझ गए कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो? अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक लाइन होती हैं, जैसे अब ये सब तो बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन चलो, जैसे कि एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू 0। सही है? अब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बोलो भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू लेमडा। सही है? और कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू, सॉरी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू लेमडा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू म्यू। तो बस ये इंफॉर्मेशन है, इस डायग्राम में ध्यान रखिएगा। समझ गए कि नहीं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कहीं भी एजम्पशन अगर आपको लेना हो कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो सीधा आप इक्वेशन ले सकते हैं। सही है ना? जैसे
कहीं भी आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी हो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस passes through 1 comma -2, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, बताने की जरूरत है भाई। एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, सही है ना, तो तुरंत आप उसको क्या लोगे, y इक्वल टू लैम्डा, और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे क्योंकि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तुरंत हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू -2। नहीं समझे बात। अब ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद आंसर y इक्वल टू -2 ले लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की। दो लाइन के बीच का एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, चलिए भाई दो लाइन के बीच का एंगल देखते हैं। तो एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, m1x प्लस c1, और एक लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2, जहाँ पे m1 एंड m2 आर दी स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, तो दो लाइनें आपने बना दी जिनका स्लोप m1 और m2 है। तो एक लाइन ये हो गई m1 स्लोप की, एक लाइन ये हो गई m2 स्लोप की। ठीक, ये लाइन हो गई L1, ये लाइन हो गई L2। इन्हीं के बीच का एंगल आपने लिख दिया क्या, थीटा। इन्हीं के बीच का एंगल आपने क्या लिख दिया, थीटा। अच्छा, अगर ये लाइन, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, सही है, तो लाइन के बीच का एंगल आप थीटा ले लो। लाइन के बीच का एंगल आप क्या ले लो, सॉरी थीटा ले लो। ये वाला एंगल चलो हम थीटा ले लेते हैं अभी के लिए, है ना। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि m1 की वैल्यू जो है वो tan θ1 है और m2 की वैल्यू जो है वो tan θ2 है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा प्लस θ1 इक्वल टू θ2 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू θ2 माइनस θ1 आ रही है, तो tan थीटा की वैल्यू tan ऑफ θ2 माइनस θ1 आ रही है। इसको आप लिख सकते हैं tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 tan θ1। यहाँ से आप कहेंगे कि ये जो tan थीटा है ये निकल के आ रहा है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। समझ गए, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइंस। क्लियर है। अच्छा, अब अगर लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो क्या हम लाइन के बीच के एंगल को पाई माइनस थीटा नहीं कह सकते हैं, सही है ना। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम पाई माइनस थीटा का भी यूज कर लें तो हम कहेंगे कि भाई tan ऑफ पाई माइनस थीटा, ये भी सेम m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब इस tan थीटा को आप क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नहीं समझे, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन दी लाइंस अगर थीटा है, इफ एंगल बिटवीन लाइंस having slope m1 and m2 is theta, then tan थीटा का रिजल्ट क्या आता है, मॉड ऑफ, भाई प्लस भी माइनस भी, एक्यूट और ऑप्टिव्स दोनों, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये रिजल्ट आता है अगर आप दो लाइनें खींच रहे हैं जिनके स्लोप m1 और m2 आपको पता है, तो उनके बीच का एंगल मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, सही है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आप दो लाइनें ऐसे खींच लो और
बिना मॉड के फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो बिना मॉड के फॉर्मूला एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बना दो और फिर इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के स्लोप को माइनस कर दो। टेन थीटा क्या होगा, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा यहीं पे अगर ये लिखना चाह रहे थे एंटी क्लॉक सेंस में, अगर इसको अल्फा कह दें तो टेन अल्फा क्या होता, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वही डिफरेंस था। मतलब अगर हम बिना मॉड के ये सेम रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं तो दो लाइनें हमने बना ली हैं ऐसे करके, इसका स्लोप हमने m1 लिखा, इसका स्लोप हमने m2 लिखा और एंटी क्लॉक सेंस में ये एंगल बना दिया। अब हम यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे बिना मॉड के, दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो थीटा तुरंत क्या होगा, एक्यूट एंगल, और अगर यही वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बट याद रखिएगा ये मेजरमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉक सेंस। सही है ना। और फिर आप एक जो एंटी क्लॉक सेंस में जो दूसरी वाली लाइन है m2 उससे m1 माइनस करके डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट मॉड लिख सकते हैं हमेशा। समझ गए। और दो लाइनों का स्लोप आपको पता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हैं। बट याद रखिएगा ये फॉर्मूला केवल तभी लगाएंगे जब दो लाइनों का स्लोप क्या हो, m1 और m2 हो। सही है ना। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि m1 एंड m2 बोथ फाइनाइट, ये ध्यान रखिएगा, m1 एंड m2 बोथ आर फाइनाइट, तब ये रिजल्ट आप लगाएंगे। सही है। अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि एक रिजल्ट मतलब एक लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, तो ऑब्वियसली जो उसका स्लोप होगा वो कहाँ जा रहा होगा, इनफाइनाइट। नहीं क्या, हाँ है ना भाई। एक लाइन अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गई तो उसका स्लोप तो भाई इनफाइनाइट चला जाएगा ना, तब आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा दूसरी लाइन जो दी होगी उसका स्लोप फाइनाइट होगा, और तब इनके बीच का एंगल अगर आपको थीटा डिफाइन करना है तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा वन हो गया, तो जो m1 की वैल्यू होगी वो टेन थीटा वन हो जाएगी। हाँ है ना। ये एंगल 90 दिया हुआ है, बोलो। तब इनके बीच का एंगल अगर आप थीटा डिफाइन करेंगे तो इसको अगर हम कह दें इनके बीच का एंगल थीटा है तो उस केस में थीटा प्लस थीटा वन जो है वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 माइनस थीटा वन आएगी। यहाँ से जो टेन थीटा आएगा वो कॉट थीटा वन आएगा। कॉट थीटा वन मतलब 1/m, 1/m। अगर हम इसके स्लोप को m कह देते हैं तो, अगर हम इसके स्लोप को क्या कह देते हैं, m। सही है। अच्छा यही एंगल हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं क्या, ये एंगल हम इसको भी तो ले सकते हैं यहाँ पे। तो यही वाली वैल्यू अगर हम इसको ले लें दूसरे वाले एंगल को तो यही जो टेन थीटा दूसरा वाला आएगा ये -1/m आ जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/mod m। अगर एक लाइन m स्लोप की है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 1/mod m। इसको कहीं लिख लीजिए, इफ वन लाइन perpendicular to x axis and other lines having slope m, then angle between lines theta is angle between lines, then and angle between lines is theta, then
tan थीटा इक्वल टू 1/mod m, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो tan थीटा का रिजल्ट आता है ये क्या आता है, 1/mod m। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब आप इस tan थीटा का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू क्या निकल के आती है, mod m, 1/mod m। तो दो लाइनें अगर आपको दी हो, बिना मॉड के फॉर्मूला लगाना हो तो दोनों लाइनें आप रफली ड्रॉ करेंगे और एंटी क्लॉक सेंस में रिजल्ट लगा देंगे, वहां से आपको दोनों लाइनों के बीच का एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा बिना मॉड के। अगर ये tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई इस वाले फॉर्मूले को लगाने के बाद बिना मॉड के, तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल था। अगर ये निगेटिव आ गई तो ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया कि नहीं? बिना मॉड के। और अगर दोनों फाइनाइट स्लोप हैं तब तो आप ये फॉर्मूला आराम से लगा ही सकते हैं। क्लियर? अब आइए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ऑब्वियसली अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो एक्सिस के साथ तो सेम एंगल अटेंड करेंगी ना भाई। ये जो एंगल बनाएगी यही एंगल बनाएगी। तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम, यानी m1 इक्वल टू m2। दो लाइनें अगर कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो m1 इक्वल टू क्या होता है, m2। अब इसी में अगर आप देखो, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2। इसका स्लोप अगर आप m1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस a1 बाई b1। इसका स्लोप m2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस a2 बाई b2। अब अगर हम कहें L1 और L2 पैरेलल हैं, L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 होगा, यानी माइनस a1 बाई b1 इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 होगा। दिस इम्प्लाइज a1 b2 इक्वल टू a2 b1 या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है तो दो लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, तो ये तो हमें सेम रखना है, तो उसको हम लिख देंगे ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन एज्यूम करनी है तो हम आराम से वो लाइन की इक्वेशन क्या एज्यूम कर सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा। अब ये एज्यूम करके सीधा एनालिसिस आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? चलिए, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड passes through 2,1। तो आप सीधे क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, भाई लाइन पैरेलल लेनी है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा ले लो और उसको कहाँ से पास करा दो, 2,1 से। 2,1 इसमें सेटिस्फाई करा दो, यहाँ से 6 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। समझे? यहीं पे आपसे कहा जाए एंगल बिटवीन लाइन्स x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछा गया। दोनों के बीच का क्या पूछा गया आपसे, एंगल। तो सिंपल है, पहली लाइन का स्लोप लिखो, क्या आ रहा है, माइनस हाफ। दूसरी लाइन का स्लोप लिखो, क्या आ रहा है, 3। सही है ना? तो एंगल के लिए आपको सीधा tan थीटा लगा देना है। अच्छा, तो सीधा tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यही क्या आ जाएगा, 5/2 अपॉन 1/2।
तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इसका मतलब टेन थीटा वैल्यू क्या आ गई 5। मॉड ऑफ टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5। तो एक बार +5 एक बार -5। क्लियर है कि नहीं है भाई? तो आप ऐसे चीज़ें एनालिसिस में ले सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। गुड। अब अगर हम यहीं पे कहते हैं टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और अगर वो एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब 1090 डिग्री तो वैसे भी क्या होगा अनडिफाइंड, होगा कि नहीं? इसका मतलब उस केस में 1 + m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी m1 × m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। ये हो गया m1 × m2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गया कि नहीं भाई? तो उस केस में दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1। सही है? तो यानी कि इफ टू लाइन्स हैविंग फाइनाइट स्लोप m1 and m2 are perpendicular, तो फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा -1। बट ध्यान रखिएगा, दोनों लाइनें जो हैं वो कैसी होनी चाहिए फाइनाइट स्लोप की होनी चाहिए, तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है वो ये है कि दोनों का स्लोप कैसा होना चाहिए फाइनाइट, तब लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। समझ में आ गया? इसके हिसाब से अगर आप चलो, एक लाइन ले लो a1x + b1y + c1, एक लाइन ले लो a2x + b2y + c2। तो इसका स्लोप -a1/b1, इसका स्लोप -a2/b2, एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम कहेंगे m1 × m2 इज -1, यानी कि a1 a2/b1 b2 इज -1। इसका मतलब a1 a2 + b1 b2 इज 0। या फिर सॉरी a1/b1 = -b2/a2। सही है ना? a1/b1 = a2/b2। इसका मतलब इफ अ लाइन perpendicular to ax + by + c = 0, then equation of line is bx - ay = lambda। a और b के कोफिशिएंट को आप क्या करेंगे इंटरचेंज, और बीच में क्या लगा देंगे माइनस साइन। समझ में आया? अगर एक लाइन परपेंडिकुलर, क्योंकि अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1, इसका स्लोप अगर -a/b है तो इसका स्लोप a/b होना चाहिए। नहीं समझे? बस वही है। तो अगर एक लाइन जिसका स्लोप m है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लेना है तो वो आप हमेशा -1/m ले लेंगे। सही है ना? मतलब इसको भी आप कहीं लिख सकते हो कि इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, ब्रैकेट में लिख लो फाइनाइट, और स्पेसिफिक लिखना है तो नॉन जीरो फाइनाइट लिख लो।
non-zero finite, then slope of line perpendicular to this is -1/m। ये भी आप यूज करते हैं कई जगह। अगर एक लाइन का स्लोप पता है और आपको उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप देखना है तो सीधे आप क्या देख लेंगे, -1/m। अगर इसका स्लोप m है और वो भी नॉन जीरो फाइनाइट है तो। क्या यहाँ तक सबको समझ में? मतलब अगर दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो वो हमेशा क्या होता है, या तो एक्यूट होता है या ऑब्ट्यूज होता है। तो इसका मतलब उसकी या तो एक्यूट होता है या ऑब्ट्यूज होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होती है। ये ध्यान रखिएगा, जो थीटा होता है वो हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में ही होता है। दो लाइनों के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होता है। समझ में है? उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकता। यानी या तो एंगल एक्यूट हो सकता है या ऑब्ट्यूज। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो टेन थीटा निगेटिव आएगा, अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। समझ में है? या तो दो लाइनों की आप रफ ज्योमेट्री बना लो तब एक्यूट ऑब्ट्यूज निकाल लो, नहीं तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल के एक बार उसको प्लस ले लो तो एक्यूट आ जाएगा, माइनस ले लो तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा। दोनों रास्ते हैं। 3 है, डूब जाना चाहिए कहीं जाके। पहली लाइन का स्लोप है √3, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, -a/b 1/√3। √3। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा, बोलो, कोई भी फॉर्मूला लगा दूं? अभी तो मॉड में लगाना है ना, तो √3 - 1/√3 अपॉन 1 + m1 m2 ना। अरे बोलो भाई, तो अभी ये रिजल्ट क्या आएगा, अरे अभी ये रिजल्ट क्या आएगा भाई, 1/√3 आएगा कि नहीं, हाँ या ना? और आपको क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। आपको क्या चाहिए भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप तुरंत टेन थीटा को क्या लोगे, -1/√3 लोगे कि नहीं लोगे? तो यहाँ से तुरंत थीटा एंगल क्या रिपोर्ट करोगे, 150 डिग्री रिपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? अरे बताओगे? ये एक मेथड है। अच्छा, दूसरा मेथड आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे भाई। पहली लाइन क्या थी, √3x - y = 5। सॉरी, √3x - y = -5। और ये लाइन क्या थी, x, या ऐसे लिख लो ना, y = √3x + 5, और ये थी y = x/√3 - 6/√3। दिखा क्या? अब दोनों लाइनें रफली बना दो। तो एक लाइन ऐसे जा रही थी 30 डिग्री पे, दिख रहा है, और दूसरी लाइन 60 डिग्री पे जा रही थी नेगेटिव इंटरसेप्ट लेते हुए, ऐसे कुछ। समझ गए कि नहीं भाई? दोनों लाइनों के बीच का ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो ये एंगल कितना है, 60। ये एंगल कितना है, 30। तो ये एंगल कितना बचा, 30। तो ये एंगल कितना आ गया, 150। ऐसे भी आंसर दे सकते थे। नहीं समझे? तो चॉइस थी आपको, आप टेन थीटा भी लगा सकते थे, डायरेक्ट ज्योमेट्री भी लगा सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। इंटरसेप्ट दिए हैं तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बोलो भाई। और आपसे टेंजेंट ऑफ एंगल पूछा गया है तो टेन थीटा निकाल दो। आपसे टेंजेंट ऑफ एंगल पूछा गया है तो टेन थीटा निकाल दोगे? बोलिए भाई, क्या सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे? अरे भाई, सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? भाई पहली लाइन का इंटरसेप्ट 3 4 है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो स्लोप पहली लाइन का कितना हो गया, दूसरी लाइन में ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो गया, दोनों लाइनों का स्लोप मिल गया। मान लो एंगल बिटवीन दी लाइन कितना है, थीटा। तो हमें क्या चाहिए, एंगल बिटवीन दी लाइन कितना है, थीटा।
और हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। फॉर्मूला लगा दो। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गए कि नहीं भाई, बोलिए। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। 4/7। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ।